हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है स्टूडेंट, और इसमें हमारा आज 6th लेक्चर है जिसमें मैं लैटिस एनर्जी जो कि आयनिक, जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं लैटिस एनर्जी। इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल आपको नॉलेज देने जा रहा हूं। जो लैटिस एनर्जी है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बोर्न लैंडे इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बोर्न हैबर साइकिल के। इसके न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी मैं केवल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे ट्रेंड यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जो बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, आईआईटी, नीट और अदर कॉम्पिटिशन, एनडीए, अलग अलग जितने भी उनमें पार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का है, मगर वो यहीं पे लैटिस एनर्जी के बेस पे सोल्व होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट ये मान के चलिए कि लैटिस एनर्जी की आपको मैं कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको लैटिस एनर्जी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे जरूर कराऊंगा। इससे पहले की वीडियोस को आप आई बटन ऊपर सजेशन वीडियो आपके पास आ जाएंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो बाद में एंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू नोट से। लैटिस एनर्जी को अगर कभी रिप्रेजेंट करने को कुछ है तो यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिस एनर्जी होता क्या है, अगर स्टूडेंट दो तरह से हम इस क्वेश्चन को इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, जबकि Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव आपस में मिलकर आपको पता है क्या बनाएंगे, NaCl, यानी एक आयनिक बॉन्ड बनता है किससे, एक कैटायन से और एक एनायन से। इसी तरह जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को या ब्रेकअप करते हैं, मान लो MgO है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, अब ये ब्रेकअप कर रहे हैं, दो बातें हो रही हैं, एक तो हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक क्या है हम बॉन्ड को बना रहे हैं। तो दोनों तरह से डिफाइन होता है लैटिस एनर्जी। पहली डेफिनेशन जो आप नोट डाउन करेंगे क्या कि लैटिस एनर्जी क्या है स्टूडेंट, लैटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इस केस में डेल्टा नोट की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में कंबाइन करके एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। या फिर हम इस तरह कहते हैं कि लैटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed by required number of cation and anion is called its lattice energy। तो एक तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होगी, बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि लैटिस एनर्जी का सिंपल सा आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो कैटायन और एनायन आपस में जब मिलते हैं। देखिए कैटायन एक एनायन, इनकी भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, जब ये अट्रैक्शन करते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, तो उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसी तरह अगर मेरे पास कोई एक आयनिक कंपाउंड बना पड़ा है, मैं चाहता हूं उसको उसके आयंस में ब्रेकअप करना कि तोड़ दूं, तो सेम वही बात होगी। अब एक आयनिक कंपाउंड को उसके आयन में तोड़ रहे हैं आप, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सेम वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड into its ion is also called lattice energy। तो आप दोनों डेफिनेशन दे सकते हैं, दोनों ही अपने आप में क्या है, सही है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में लैटिस एनर्जी डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला आपके सामने मेंशन है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। मगर हमें जो बेसिक फंडा इसका यहां से इस्तेमाल करना है वो हमें केवल इतनी सी बात याद करनी है जो मुझे लैटिस एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है। ये बात आपको, ये पूरा फार्मूला नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक फंडा ये याद रखना है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चार्जेस जो कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट, और ये डी क्या है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट Q1 इंटू Q2 अपॉन कैटायन प्लस एनायन का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ कैटायन, मान लो मेरे पास NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो एक तो इनका चार्ज आ गया +1+1, मैग्नीट्यूड में चार्ज लेंगे, चार्ज में से प्लस होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे चार्ज आ गया एक तो इनका। अब R प्लस क्या है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन, R क्या है, रेडियस ऑफ क्लोरीन है, इन दोनों को जोड़ दिया, वो हमारा D है। D एक तरह से क्या हो गया, आयनिक डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन।
तो जो उसका डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक छोटी सी बात सोचिए कि जितना ज्यादा आयन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यानी आयन जितने ज्यादा पास आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हाइयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। हाइयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द लैटिस एनर्जी। उतनी ज्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, या हम ये कहें कि उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, रिलीज होगी। अब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, दो आयनिक सॉलिड मेरे पास हैं और मैं कह रहा हूं कि एक की लैटिस एनर्जी दूसरे से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब लूंगा मैं, इसका मतलब ये लूंगा जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है वो मोर स्टेबल है, दैट आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। हाइयर इज द लैटिस एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाइयर इज द lattice energy, more is the stability of ionic compound। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से भी लें, जैसे मैंने कहा कि इसको अगर ब्रेक करें, अब एक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए मालूम मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब वो स्टेबल ज्यादा है। अगर वो जल्दी टूट जा रहा है तो इसका मतलब अनस्टेबल है। तो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कहीं आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा चार्ज होगा। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपके पास NaCl है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इन दोनों में से लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है। कैटायन की बात करिए Na पॉजिटिव है, Mg की बात करिए Mg2 पॉजिटिव है। तो हाइयर चार्ज स्टूडेंट आपको कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। हाइयर इज द चार्ज, हाइयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइयर इज द लैटिस एनर्जी, और उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और उतना ज्यादा आयनिक सॉलिड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर चार्ज का प्रोडक्ट चार्जेस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अगर कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस कम है, इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर कम है उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, और अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। सिंपल सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घट रहा है तो लैटिस एनर्जी घटेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब पेपर में हम बात करें तो कैसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। मान लो NaCl की बात कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो एनायन देखिए तीनों में क्या है, सेम Cl नेगेटिव, ये यूनिवेलेंट है। मगर जो कैटायन की बात करें यहाँ Na क्या है, +1 है, यहाँ मैग्नीशियम क्या है, +2 है, यहाँ एल्यूमिनियम क्या है, +3 है। तो आप समझ सकते हैं हाइयर चार्ज कहां पे होगा, ऑटोमेटिकली आप कहेंगे सर AlCl3 पे है। तो हाइयर इज द चार्ज, हाइयर इज द लैटिस एनर्जी। तो कोई कुछ लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी है, तो आप AlCl3 की ज्यादा है देन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा है NaCl। अब अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मान लो चार्ज सेम हो तब हम क्या देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने दे रखा है सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, KCl, NaCl और लिथियम क्लोराइड। अब इस केस में अगर हम बात करें सब पे जो चार्ज है स्टूडेंट वो सेम है, यानी कैटायन पे +1 चार्ज है और एनायन पे -1 चार्ज है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करेगा, अच्छा एनायन की बात करें, एनायन सब में सेम है, यानी यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करेगा कैटायन, कि कैटायन में स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अगर एनायन का साइज सेम है तब के लिए रूल बता रहा हूं, हाइयर इज लैटिस एनर्जी, हाइयर इज लैटिस एनर्जी। तो अगर हम बात करें तो ट्रेंड मेरा क्या चलेगा, यही चलेगा, लिथियम क्लोराइड ग्रेटर देन NaCl, NaCl ग्रेटर देन KCl, क्योंकि आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कैटायन का साइज सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम आयन का, जिसकी वजह से इंटर आयनिक डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में अब कैटायन मैंने सेम रखा हुआ है, जैसे लिथियम लिथियम लिथियम। अब एनायन की बात करें, यहाँ पे I नेगेटिव है, यहाँ पे F नेगेटिव है, यहाँ ब्रोमीन नेगेटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है। अब हमें पता है अगर हम ट्रेंड के हेलोजन की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन। तो जो आयनिक जो साइज की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, I नेगेटिव का। तो लैटिस एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, इसकी।
उसके बाद ज्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोराइड। तो अगर मुझे ट्रेंड लिखना है स्टूडेंट तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे कम किसका है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो ये आपका ट्रेंड आ जाएगा। आगे पीछे करके भी दे सकते हैं, कई बार सिंपल ट्रेंड आ जाता है, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, कई बार आगे पीछे कर देता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि जैसे ही दिया उसी में। कई स्टूडेंट्स ये सर्च करना शुरू करते हैं या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग। नहीं, आपको बीच में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने हर एक टाइप के एग्जाम्पल दिए, जैसे अगले में ही मैंने ऐसे ही कर रखा है। अब कैटायन पे चार्ज कितना है, +2, एनायन पे चार्ज कितना है, -2, यानी चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा। अच्छा, एनायन की बात करें तो ऑक्साइड आयन सब में कॉमन है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करा है, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव है। अब हमें पता है, जो ट्रेंड की बात करें स्टूडेंट, तो हमें पता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। अब इन पे 2 पॉजिटिव दिए गए हैं। अब हमें पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है स्टूडेंट, आपके सर साइज इंक्रीज होता है, और अगर साइज इंक्रीज होगा तो आप सबको पता है लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा अगर मेरे से कोई पूछे कि सर लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है। तो ये बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है जहां से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है, ये भी -1 है, यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट, ये बाइवेलेंट, ये यूनिवेलेंट, ये बाइवेलेंट, ये भी बाइवेलेंट। कहने का मतलब क्या है, इस पे +1 -1, +2 -1, +2 -2। तो हाइयर चार्ज कहां पे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, तो ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा होगा कैल्शियम ऑक्साइड से, और कैल्शियम ऑक्साइड का ज्यादा होगा NaCl से। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको फटाफट में कराया। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अब आपको 2-4 बातें और नई सीखनी पड़ेंगी। अब तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप उसे नोट कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट काफी हटके है, वो थोड़ा सा आपको नई बातें सीखनी पड़ेंगी। चलिए वो भी सीखते हैं। क्या है, अभी हमने बात की लैटिस एनर्जी की। वैसे मैं उसको हाइड्रेशन एनर्जी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मगर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हाइड्रेशन एनर्जी मैं बता भी चुका हूं पहले वीडियो में, अगर स्टूडेंट ने देखी नहीं तो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कैटायन। बस आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन more is the hydration energy। जो यूनिक कैटायन आयन की बात करते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। जितना स्मॉलर साइज होता है आयन का, कैटायन का, उतना क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। अब जब सोलिबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपकी लैटिस एनर्जी से स्टूडेंट ज्यादा है, तो याद रखना सोलुबिलिटी बढ़ेगी। सोलुबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये एक रूल है, ध्यान रखना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो सोलुबिलिटी बढ़ेगी वाटर के अंदर। मगर अगर इसका उल्टा कर दें, अगर हाइड्रेशन एनर्जी से लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी, याद रखना एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सोलबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। +1 लेवल पे जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आइए क्लास में तो बार बार रिपीट होता रहता है कॉन्सेप्ट। तो हाइड्रेशन एनर्जी जिस आयनिक सॉलिड की ज्यादा होती है स्टूडेंट, उसकी सोलबिलिटी वाटर में क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये जो बात है ये कहां तक एप्लीकेबल है और किस तरह हम इस चीज को समझेंगे। तो एक्सेप्शन केसेस हैं बेटा बहुत ही शानदार, जो मैं अगले डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया हुआ इस बात को, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए रूल याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा जरूर जा रहा है, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको काफी इंफॉर्मेटिव चीजें, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई सर ने कुछ नई चीजें जरूर सिखाई हैं, और आपको लगेगा एंड में जब आप पढ़ के हटेंगे तो। कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रेशन,
अब देखिए हमारे पास बेरिलियम, मान लो हाइड्रोक्साइड की पहले बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के बाद आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आ गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारा आ गया स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हमारा आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरे पास एक ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह मैं कार्बोनेट की बात कर लेता हूं। कार्बोनेट मैं आपको बड़ी क्विक में जल्दी में सिखाता हूं। वैसे तो ये टॉपिक आपका आता है कहां पे, एस ब्लॉक एलिमेंट में भी आता है, मगर लैटिस एनर्जी का बहुत ही शानदार एग्जांपल अपने आप में है, और कई बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं वहां पे समझने में, तो आप यहाँ बड़े आराम से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट ले लेते हैं, चलो मेन ट्रेंड है आपको टेक्निक समझाना, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड के ऊपर, कार्बोनेट के ऊपर और सल्फेट के ऊपर। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ट्रेंड है, ध्यान से देखना। जब हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। सोल्यूबिलिटी क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करी। मगर यही केस अगर कार्बोनेट का आ जाता है या फिर सल्फेट का आ जाता है तो सोल्यूबिलिटी जो है स्टूडेंट याद रखना डिक्रीज करती है, क्वेश्चन राइज होता है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को कंट्राडिक्शन रहती है इस बात में कि सर हाइड्रोक्साइड के केस में तो आप कह रहे हैं सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, मगर कार्बोनेट और सल्फेट के केस में कह रहे हैं सोल्यूबिलिटी घटेगी। ऐसा क्यों है, जबकि कैटायन सेम है। अच्छा एनायन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, उनपे चार्ज भी बात करें उसमें भी सेम है। तो ऐसा क्या आ गया लॉजिक, तो बड़ा अच्छा लॉजिक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखेंगे इसे। क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। जब इस केस की अगर हम बात करें, हाइड्रोक्साइड आयन बिगर एनायन नहीं है, जब आपका एनायन यहाँ पे बिगर नहीं, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट किस पे चलेगा, कैटायन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, कैटायन। कैटायन जब हम लेफ्ट, तो जब हम कह रहे हैं क्या करें, बेरिलियम से बेरियम की तरफ जा रहा है, तो स्टूडेंट आप ध्यान से समझिए, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, आप कहेंगे सर डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना साइज कैटायन का बड़ा है हाइड्रेशन एनर्जी कम है। अब मैं कह रहा हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मगर मैं कह रहा हूं कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों। अब ध्यान से सीखिए बेटा यहाँ पे, मगर जो लैटिस एनर्जी है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी है, इट आल्सो डिक्रीजेस, और जो डिक्रीज है लैटिस एनर्जी के अंदर दैट इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, और ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस ट्रेंड इज टेक प्लेस। तो आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, आपके ऐसा लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, अब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, मगर उनमें जो डिक्रीज है ज्यादा, वो किस केस में ज्यादा है स्टूडेंट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में मोर डिक्रीज हो रहा है देन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसा कब होता है, जब कंपेरेबल साइज होता है कैटायन और एनायन, यानी यहाँ पे एनायन का साइज कोई बिगर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी के अंदर जो डिक्रीज है वो ज्यादा होता है। मगर अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट यही है बेटा, पर जब कार्बोनेट और सल्फेट आ जाते हैं, ये क्या है, बिगर एनायन है, ये क्या है, बिगर एनायन है। इन केस ऑफ बिगर एनायन लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट। लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ऑलमोस्ट इनकी जो लैटिस एनर्जी है स्टूडेंट, ये क्या होती है, इसके अंदर इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं आता, ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। लैटिस एनर्जी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कब, जब आपका एनायन का साइज क्या होता है, बिगर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवल क्या देखेंगे, अब इसकी बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो कैटायन का साइज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अगर इस केस में लैटिस एनर्जी मोर होती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो अगर आपको कहें सर मेरे को इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं समझ आती, तो सिंपल सी बात याद रखिए, हाइड्रोक्साइड के केस में डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। देयरफॉर अब ज्यादा डिक्रीज कौन कर रहा है, लैटिस एनर्जी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करगी। मगर इन केसेस में लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट इनकी क्या रहती है, उतना ज्यादा डिक्रीज लैटिस एनर्जी के अंदर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ एनायन। सल्फेट और कार्बोनेट बिगर एनायन है,
तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा, मगर जो कैटायन है इनके, इसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा है, जिसकी वजह से सोलबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनको खुद करिए और अगर आपसे कहीं पे दिक्कत फील होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इनको मैं आपको, मेरे ख्याल से तो आप इसे कर लेंगे, फिर भी कहीं दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे इंडियम आर्सेनाइड है, तो इंडियम पे +3 चार्ज है, इस पे क्या है -3 चार्ज है, बाकी आप बड़े आराम से कर लेंगे। इस तरह गैलियम फॉस्फेट, गैलियम पे +3 है, यहाँ पे -3 है, आगे आप मेरे ख्याल से बहुत आराम से मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंट जो मैंने बात कहा था कि लैटिस एनर्जी, सर ये तो सारी बातें हो गई एक्सपेरिमेंटल, हमने कंसेप्चुअल बातें की अभी तक। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं लैटिस एनर्जी को, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट बोर्न-लैंडे इक्वेशन। यहां मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी, ये बीएससी लेवल में ज्यादा आता है वैसे क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, मगर यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ कि जब भी आपको लैटिस एनर्जी थ्योरेटिकली कैलकुलेट करनी होती है, कोई पूछे कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है, तो आपने करना है बोर्न-लैंडे इक्वेशन। यहाँ पे एन नोट क्या है स्टूडेंट, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर आप सबको पता ही है एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। अब आगे एम क्या है, एम क्या है स्टूडेंट, ये है मेडलंग कांस्टेंट, मेडलंग कांस्टेंट। और यहां पे जो जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव है, ये चार्ज है आयन के ऊपर, चार्ज ऑफ आयन। और ई जो है स्टूडेंट वो क्या है, ई जो है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, रेडियस। अब रेडियस कौन सा, वही रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों का सम जो भी होगा आयनिक सॉलिड हमारा। एन क्या है हमारा स्टूडेंट, एन, एन हमारा है बोर्न कांस्टेंट, बोर्न कांस्टेंट, ठीक है। ये जो बोर्न कांस्टेंट की वैल्यू है डिपेंड करती है मेटल के ऊपर कि कैटायन मेटल कौन सा है, उसकी अलग अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। हीलियम के लिए अलग है, सोडियम के लिए अलग है, पोटाशियम के लिए अलग है। इसी तरह जो मेडलन कांस्टेंट है ये भी क्या है, अलग अलग होती है इसकी वैल्यू। जैसे मान लो NaCl है, इट डिपेंड अपॉन लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होता है स्टूडेंट, एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है, इसी तरह एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। तो इस तरह ये अरेंज होते हैं। इनका एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, FCC आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे, तो लैटिस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, इसमें 6:6 चलता है, सीजियम क्लोराइड में 8:8 चलता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल डाटा याद है, तो इसका 1.74 है, इसका 1.76 की करीब वैल्यू होती है। तो ये डिपेंड करती है मेडलन कांस्टेंट की, अलग अलग जो क्रिस्टल लैटिस हैं उनकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है मेडलन कांस्टेंट। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम थ्योरेटिकली लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे बोर्न-हैबर साइकिल की, जिसका इस्तेमाल हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। बट दिस साइकिल इज नॉट ओनली टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। हम किसी भी जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी में अगर मान लो मेरे को केवल एक किसी की वैल्यू नहीं पता और बाकी वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं किसी भी एनर्जी को बोर्न-हैबर साइकिल का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकता हूं। बट हमारा टॉपिक लैटिस एनर्जी है, तो मैं लैटिस एनर्जी को फोकस कर रहा हूं कि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा रखा है हेसिस लॉ, ठीक है। आप वहां पे वीडियो में जाके देख सकते हैं, हेसिस लॉ के ऊपर मिल जाएगा। अगर अभी नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मैं एक सिंपल सी बात आता हूं। मान लो एक रिएक्शन है, A से B पे जा रही है, फिर A से C, C से D, D से B। अब एक रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप में हो रही है, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है। तो हेसिस लॉ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो चेंज इन एनर्जी है वो चाहे सिंगल स्टेप की हो या डिफरेंट स्टेप की, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसी को हम हेसिस लॉ बोलते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं हेसिस लॉ से रिलेटेड। क्या कि अब एक रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में हो रही है, मान लो मेरे पास NaCl बनाना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टर्म हम इस्तेमाल करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप कई बच्चे कहेंगे सर एंथैल्पी क्या होती है, हमें नहीं पता, तो आप सिंपली अभी एनर्जी समझ लें।
थर्मोडायनेमिक में डिटेल में बताऊंगा कि एंथैल्पी क्या होता है। तो एंथैल्पी क्या, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, कि जब एक Na सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर जब NaCl बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये तो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। मगर इसी को अगर हम नंबर ऑफ स्टेप की बात करें, सोडियम क्या है, Na पॉजिटिव है, सॉलिड में है। अब मुझे लैटिस एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट की बात करनी तो मुझे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन चाहिए, मगर सोडियम से सोडियम आयन डायरेक्ट तो बनने से रहा, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, ये तो सॉलिड है, सोडियम क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आपको पता है जब हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आते हैं सब्लिमेशन, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी सब्लिमेशन। तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब मुझे वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आपको मैंने बता भी रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ द एटम, यानी गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड अकेला है तब। तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगी टर्म बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा सोडियम आयन बन गया। अब इसी तरह क्लोरीन की बात करें, ये तो ऑलरेडी गैस में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मैं ऐड करा सकता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ द एटम। मगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, Cl2, तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल है, तो इसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, हाफ मॉलिक्यूल है, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। ये डी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक किया, अब यहां से Cl बन गया, गैसियस स्टेट बन गया। अब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराते हैं उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या बन गया मेरा, Cl-. अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, NaCl सॉलिड बन गया। मगर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो हमारा बोर्न हाइपर साइकिल क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो एक सिंगल स्टेप में जो एनर्जी हुई है, ये किसके सम के इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाफ ऑफ द डिसोसिएशन एनर्जी। यहां पे हमने डिसोसिएशन एनर्जी भी लिया, प्लस इंटर आपकी क्या आ गई, लैटिस एनर्जी। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट की इट इज अ सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया। अब मेरे को अगर लैटिस एनर्जी को छोड़कर इन सब की वैल्यू अगर पता है तो मैं यहाँ से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर आपको लैटिस एनर्जी पता है तो और कोई वैल्यू नहीं पता, मान लो डेल्टा HF निकालना चाहते हो, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, डाटा आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, तो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पूरा डिटेल वीडियो स्टूडेंट मैंने लैटिस एनर्जी के ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ी वीडियो लंबी गई है, मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज डिटेल में बताने की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नेक्स्ट सीरीज की जो वीडियोज हैं टाइमली पहुंचती जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।